दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं शिवालिक ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों मैं फिर एक बार हिमाचल प्रदेश का कुछ सवालों के साथ आप लोगों के समक्ष हाजिर हुआ हूं। तो आज की इस वीडियो की शुरुआत दोस्तों एक विचार से करते हैं, और ये विचार है कि मुसीबत सब पे आती है, कोई बिखर जाता है और कोई निखर जाता है। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप अपना ये जो समय अपने आप को निखारने में लगा रहे हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। निम्न में से किस हिमाचली को सर्वप्रथम परमवीर चक्र से नवाजा गया? ऑप्शन ए कैप्टन विक्रम बत्रा, ऑप्शन बी मेजर धन सिंह थापा, ऑप्शन सी मेजर सोमनाथ शर्मा, ऑप्शन डी राइफलमैन संजय कुमार। और इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन सी मेजर सोमनाथ शर्मा। दोस्तों मेजर सोमनाथ शर्मा को न केवल हिमाचल में बल्कि पूरे भारत में सबसे पहले परमवीर चक्र से नवाजा गया। दोस्तों परमवीर चक्र सेना में बहादुरी के लिए दिए जाने वाला सबसे ऊंचा सम्मान है। मेरे कहने का मतलब ये है कि सेना में जो सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है दोस्तों वो परमवीर चक्र ही दिया जाता है। और ये जो परमवीर चक्र दोस्तों युद्ध काल में जो बहादुरी के लिए दिया जाता है, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। यदि आपसे सवाल पूछा जाए कि सेना में शांति काल में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा होता है, तो आपका जो सवाल का जो जवाब होगा दोस्तों वो होगा अशोक चक्र। शांति काल में सेना में सबसे बड़ा जो पुरस्कार दिया जाता है वो पुरस्कार है दोस्तों अशोक चक्र। अब तक दोस्तों परमवीर चक्र तकरीबन 21 लोगों को मिल चुका है, और उन 21 लोगों में से ये जो 4 नाम यहाँ पे हैं, ये हिमाचल प्रदेश के 4 लोगों को परमवीर चक्र मिल चुका है। आपसे परीक्षाओं में सवाल पूछा जा सकता है दोस्तों कि मेजर सोमनाथ शर्मा को ये पुरस्कार कब मिला, या किस युद्ध में, किस समय, किस युद्ध में बहादुरी के लिए मिला। इसी प्रकार इन चारों के बारे में आपसे सवाल पूछ सकते हैं। तो मेजर सोमनाथ शर्मा 1947 और 1948 में जो भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ, उसमें जो बड़गांव का युद्ध हुआ दोस्तों, इसमें बहादुरी के लिए मेजर सोमनाथ शर्मा को ये परमवीर चक्र मिला। इसमें अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए ये देश के लिए शहीद हो गए थे। उसके बाद जो परमवीर चक्र मिला वो मिला मेजर धन सिंह थापा को 1962 में। 1962 में जब भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ, उसके बाद कैप्टन विक्रम बत्रा और राइफलमैन संजय कुमार को 1999 में दोस्तों जो भारत और पाकिस्तान के बीच में कारगिल का युद्ध हुआ, उनमें बहादुरी के लिए ये पुरस्कार उन्हें दिया गया। दोस्तों एक बात का आप ध्यान रखिएगा कि ये जो परमवीर चक्र मिलता है ये मरणोपरांत भी मिलता है, शहीद होने के बाद भी मिलता है, और जीते जी भी ये पुरस्कार मिलता है। तो कैप्टन विक्रम बत्रा और मेजर सोमनाथ शर्मा, इन दोनों को ये जो पुरस्कार दिया गया दोस्तों ये मरणोपरांत दिया गया। इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। अब आपसे और सवाल ये पूछा जा सकता है दोस्तों कि ये जैसे आपको सवाल पूछा जा सकता है कि मेजर सोमनाथ शर्मा निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित है। तो मेजर सोमनाथ शर्मा दोस्तों हिमाचल प्रदेश में है। मेजर सोमनाथ शर्मा और कैप्टन विक्रम बत्रा ये दोनों हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा से संबंधित है। उसके अलावा दोस्तों कैप्टन मेजर धन सिंह थापा जो है ये शिमला से संबंधित है, और राइफलमैन संजय कुमार ये बिलासपुर जिले से संबंधित है हिमाचल प्रदेश के। सवाल आपसे यूं भी पूछा जा सकता है दोस्तों कि किस राइफलमैन को जो है परमवीर चक्र से नवाजा गया। इस तरीके से ये सवाल भी पूछा जा चुका है। तो राइफलमैन का जब नाम आपसे पूछा जाए तो संजय कुमार को परमवीर चक्र दिया जा चुका है। तो दोस्तों आप इन तस्वीरों में इन चारों वीरों को देख सकते हैं। ये वो कांगड़ा के 2 वीर हैं, मेजर सोमनाथ शर्मा और कैप्टन विक्रम बत्रा, जिन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र दिया गया। ये बिलासपुर के राइफलमैन संजय कुमार है, और ये शिमला के मेजर धन सिंह थापा है दोस्तों। तो दोस्तों आपको मैं थोड़ा बहुत मेजर सोमनाथ शर्मा के बारे में बता देता हूँ। 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुआ दोस्तों, घुसपैठियों ने श्रीनगर एयरपोर्ट पर वहाँ पे हमला बोल दिया, और इस युद्ध को हम बड़गांव के युद्ध के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। अपने बाएं हाथ पर प्लास्टर लगे होने के बावजूद, बाएं बाजू पर जो प्लास्टर लगे होने के बावजूद ये लड़ाई लड़ने के लिए गए दोस्तों। एक तरफ मेजर सोमनाथ शर्मा और उनकी कंपनी के केवल 50 सैनिक, और दूसरी तरफ घुसपैठियों के 500 सैनिक। घुसपैठियों ने तीनों ओर से इनकी कंपनी को घेर लिया और भयंकर रूप में इनके ऊपर गोलाबारी बरसाना शुरू कर दिया। ये चाहते तो पीछे हट सकते थे दोस्तों, लेकिन अपने देश की खातिर ये पीछे नहीं हटे। अपने हेडक्वार्टर में इनका जो अंतिम मैसेज इन्होंने
भेजा दोस्तों। वो मैसेज कुछ इस तरीके से था इनका। इन्होंने कहा कि दुश्मन हमसे केवल मात्र 50 गज की दूरी पर है, हम बहुत कम हैं और ये संख्या में हम लोगों से बहुत ज़्यादा है और हमारे ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई जा रही हैं, लेकिन फिर भी मैं 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा और जब तक मेरे पास आखिरी जवान और आखिरी गोली है मैं तब तक लड़ता रहूंगा, मरते दम तक हम दुश्मन का सामना करते रहेंगे। इतनी छोटी सी उम्र में दोस्तों, 24 साल, मात्र 24 साल की उम्र में देश के लिए उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी। इन वीरों के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है दोस्तों। यदि आपके पास समय हो तो आप इन वीरों के बारे में ज़रूर पढ़िए। देखते हैं दोस्तों आज का अगला सवाल। पॉलिएंड्री इन हिमालयाज पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए डॉक्टर वाई एस परमार, ऑप्शन बी राहुल संस्कृत्यायन, ऑप्शन सी नोहरा रिचर्ड, ऑप्शन डी शांता कुमार। और इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन ए डॉक्टर वाई एस परमार। दोस्तों आप एक बात का ध्यान रखिए, अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि हिमालयन पॉलिएंड्री के लेखक कौन है, तब आपका जो सवाल का जो जवाब होगा दोस्तों वो होगा D.N. मजूमदार। D.N. मजूमदार जो है दोस्तों, इन्होंने किताब लिखी हिमालयन पॉलिएंड्री। अगर आपसे सवाल पूछा जाए पॉलिएंड्री इन हिमालयाज की पुस्तक के लेखक कौन है, तब आपके सवाल का जवाब रहेगा डॉक्टर वाई एस परमार। दोस्तों पॉलिएंड्री का मतलब होता है बहुपति। अगर परीक्षाओं में आपसे सवाल पूछा जाए कि बहुपति प्रथा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बहुत फेमस थी, तो बहुपति प्रथा जो है ये किन्नौर में बहुत प्रचलित थी। ये सवाल परीक्षाओं में पूछा गया है। इसके अलावा दोस्तों राहुल संस्कृत्यायन ने भी कुछ किताबें लिखी, जिनमें से राहुल संस्कृत्यायन के द्वारा जो लिखी गई किताब है दोस्तों, एक किताब का नाम है किन्नर देश और एक दूसरी किताब है जिसका नाम है हिमालयन परिचय। दोस्तों नोहरा रिचर्ड ने एक बुक लिखी, उस बुक का नाम है कंट्री लाइफ। नोहरा रिचर्ड दोस्तों ये आयरलैंड की रहने वाली थी। इसके अलावा शांता कुमार ने कुछ किताबें लिखी, उन किताबों के नाम हैं दोस्तों धरती है बलिदान की, पहाड़ बिगाने नहीं होंगे, हिमालय पर लाल छाया, एट्सेट्रा। तो किताबों पे हमने और भी वीडियोस हम बनाएंगे, तो आप जब किताबों का वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। देखते हैं आज का अगला सवाल। इनमें से किस नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश से नहीं होता? ऑप्शन ए ब्यास, ऑप्शन बी चंद्रभागा, ऑप्शन सी रावी, ऑप्शन डी सतलुज। और इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन डी सतलुज। दोस्तों सतलुज नदी जो है इसका उद्गम दोस्तों तिब्बत के मानसरोवर ताल के दक्षिण में एक और ताल है, उस ताल का नाम है राकस ताल। तो राकस ताल तिब्बत नदी का उद्गम है। लेकिन यदि ऑप्शन में राकस ताल ना हो, ऑप्शन में मानसरोवर झील हो और उसके बाद 3 ऑप्शन आपको और दिए जाएं, तो उस समय हमारे सवाल का जो जवाब होगा वो मानसरोवर झील ही होगा। ये मानसरोवर झील दोस्तों तिब्बत में है। इसके अलावा दोस्तों ये जो ब्यास नदी है इसका उद्गम दोस्तों रोहतांग के पास में, कुल्लू के रोहतांग के पास एक ब्यास कुंड है, वहाँ से ब्यास नदी का उद्गम होता है। चंद्रभागा नदी का उद्गम दोस्तों लाहौल स्पीति में 2 झीलें हैं, एक सूरज ताल है और दूसरी चंद्रताल। सूरज ताल से एक नदी निकलती है दोस्तों, उस नदी का नाम है भागा नदी। चंद्रताल से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है चंद्रा नदी। दोनों नदियां लाहौल स्पीति में एक जगह पर मिलती है, जगह का नाम है तांदी। तो तांदी से एक जो नदी निकलती है इन दोनों नदियों के मिलन से, यहाँ जहाँ पे इन दोनों नदियों का मिलन होता है, संगम होता है, वहाँ से जो नई नदी बनती है उस नदी का नाम है चंद्रभागा नदी। और यही चंद्रभागा नदी दोस्तों जब चंबा में एंटर होती है तो इसका नाम पड़ जाता है चिनाब। और हमने आपको पहले वीडियोज में भी बताया था कि ये जो सूरज ताल है या फिर जो चंद्र ताल है, इन्हें जो पानी मिलता है दोस्तों वो 12 लाचा दर्रे से पानी मिलता है। तो यदि आपसे चंद्रभागा नदी का उद्गम पूछा जाए तो ऑप्शन में या तो 12 लाचा होना चाहिए, या ऑप्शन में सूरज ताल या फिर चंद्रताल होना चाहिए, या फिर कई बार ऑप्शन में तांदी भी दिया जाता है दोस्तों। तो जो भी ऑप्शन अवेलेबल होगा उस ऑप्शन पे आप उस ऑप्शन को टिक कर सकते हो। अगली जो नदी है दोस्तों रावी नदी। रावी नदी कांगड़ा के बड़ा भंगाल से निकलती है,
उसके अलावा इन 4 नदियों के अलावा हिमाचल प्रदेश में जो एक और मुख्य नदी बहती है दोस्तों, उस नदी का नाम है यमुना नदी। यमुना नदी दोस्तों, ये इसे कालिंदी भी कहते हैं क्योंकि यमुना नदी कालिंद पर्वत से निकलती है। तो कालिंद पर्वत से निकलने वाली ये नदी है यमुना नदी। तो यमुना नदी और ये जो सतलुज नदी है दोस्तों, इन नदियों का उद्गम हिमाचल प्रदेश से नहीं होता। कालिंदी नदी ये उत्तराखंड से निकलती है और सतलुज नदी ये तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है। इस प्रकार से सवाल आपको पूछा जा सकता है। यमुना नदी दोस्तों हिमाचल प्रदेश में बहने वाली सबसे छोटी नदी है। सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। 320 किलोमीटर जो है हिमाचल प्रदेश में बहती है ये। परंतु यदि आपको प्रश्न पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित में से किस नदी का जल का घनत्व सबसे ज़्यादा है, वाटर का जो वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है, तब आपके सवाल का जो जवाब होगा दोस्तों वो होगा चंद्रभागा नदी या फिर चिनाब नदी। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक और सवाल पूछा जाता है दोस्तों कि हिमाचल प्रदेश की सबसे पवित्र नदी कौन है। तो यदि हिमाचल प्रदेश की सबसे पवित्र नदी पूछा जाए तो यमुना नदी हिमाचल प्रदेश की सबसे पवित्र नदी है दोस्तों। यमुना को सूर्य की पुत्री भी कहते हैं। या फिर सवाल यूं भी पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से किस नदी का संबंध सूर्य देवता से है। तो यमुना का संबंध सूर्य देवता से है। यमुना नदी दोस्तों गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है और गंगा भारत की सबसे पवित्र नदी है। आइए देखते हैं अगला सवाल। कुंजुम दर्रा कहाँ पर अवस्थित है। ऑप्शन ए स्पीति घाटी, ऑप्शन बी कुल्लू घाटी, ऑप्शन सी कांगड़ा घाटी, ऑप्शन डी पांगी घाटी। और इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन ए स्पीति घाटी। दर्रों पर भी हम अलग से वीडियोस बनाएंगे, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आइए देखते हैं आज का अगला सवाल। कांगड़ा चित्रकला शैली मूलतः कहाँ से उदित हुई। ऑप्शन ए बसौली, ऑप्शन बी सुजानपुर, ऑप्शन सी नूरपुर, ऑप्शन डी गुलेर। और इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन डी गुलेर। कांगड़ा चित्रकला दोस्तों ये गुलेर की ही कलम है। कांगड़ा चित्रकला ये पहाड़ी शैली की ही एक शाखा है। तो पहाड़ी शैली पे थोड़ा सा हम डिस्कस और कर लेते हैं दोस्तों। पहाड़ी शैली का उद्गम जो होता है वो होता है जम्मू कश्मीर के बसोहली में। दोस्तों पहाड़ी शैली, पहाड़ों में जो चित्रकला शैली का विकास होता है उसी को पहाड़ी शैली कहते हैं। इसका क्षेत्र यदि हम देखें तो इसका क्षेत्र जम्मू कश्मीर से गढ़वाल के कुमाऊं तक इसका क्षेत्र, इस क्षेत्र में जो शैली पनपती है उस शैली का नाम ही पहाड़ी शैली पड़ा दोस्तों। जिस समय मुगल काल में औरंगजेब से परेशान होकर के औरंगजेब दोस्तों ये मुगलों का अंतिम वास्तविक राजा भी हम इन्हें कहते हैं, जिंदा पीर के नाम से भी ये बहुत फेमस है। औरंगजेब दोस्तों ये कला का बहुत विरोधी था और इस्लाम धर्म का बहुत ज़बरदस्त समर्थक था। तो मुगलों के दरबार से परेशान होकर के जब चित्रकार वहाँ से दूसरी जगह पर निकले तो उन्होंने अपना आश्रय जो है दोस्तों जम्मू कश्मीर के बसौली में वो रुके। जम्मू कश्मीर के बसौली को उन्होंने अपना नया ठिकाना बनाया और वहाँ की जो स्थानीय पहाड़ी लोक कला है उससे प्रेरणा लेकर उन्होंने बसौली शैली का निर्माण किया। लेकिन दोस्तों यदि आपको सवाल पूछा जाए कि हिमाचली क्षेत्रों में पहाड़ी चित्रकला की जननी कौन है, तो हिमाचली क्षेत्रों में पहाड़ी चित्रकला की जननी दोस्तों गुलेर है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। लेकिन पहाड़ी चित्रकलाओं में जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध चित्रकला होती है उसी का नाम है दोस्तों कांगड़ा चित्रकला। तो गुलेर चित्रकला, गुलेर शैली और कांगड़ा शैली को जिन्होंने सबसे ज़्यादा विकसित करने में जिनका योगदान सबसे ज़्यादा है दोस्तों, उन कलाकारों के जो नाम हैं उनका नाम है मनकू और नैनसुख। ये सवाल भी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, तो आप इन बातों का ध्यान रखिएगा। यदि सबसे प्रसिद्ध पहाड़ी शैली आपसे पूछी जाए तो कांगड़ा शैली, यदि आपको हिमाचल में सबसे पुरानी पहाड़ी चित्रकला यदि आपको पूछा जाए या पहाड़ी चित्रकला की जननी आपसे पूछा जाए तो इस सवाल का जवाब होगा गुलेर। लेकिन यदि आपको वैसे पूछा जाए कि सबसे पुरानी पहाड़ी चित्रकला
शैली जो है वो कौन सी है, तब आपका जो जवाब होगा दोस्तों बसोहली, ये जम्मू कश्मीर की शैली है। जम्मू कश्मीर में इसका जन्म हुआ इस शैली का दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज का अगला सवाल। जिला हमीरपुर का ताल प्रसिद्ध है। भेड़ प्रजनन केंद्र, मत्स्य प्रजनन केंद्र, अंगोरा खरगोश प्रजनन केंद्र, या फिर इनमें से कोई नहीं। और इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन ए, भेड़ प्रजनन केंद्र के लिए हमीरपुर का ताल प्रसिद्ध है। दोस्तों हिमाचल प्रदेश में दूसरे जो भेड़ प्रजनन केंद्र हैं वो हैं शिमला के ज्योरी में। शिमला के ज्योरी में दोस्तों एक गर्म पानी का झरना भी है, ये सवाल परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। उसके अलावा दोस्तों जो भेड़ प्रजनन केंद्र है वो चंबा के सरोल में भेड़ प्रजनन केंद्र है। उसके अलावा दोस्तों किन्नौर के कड़छम में भी भेड़ प्रजनन केंद्र है। आपसे इन सवालों को परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। भेड़ों से दोस्तों हमें ऊन प्राप्त होती है और ऊन का सबसे ज़्यादा उत्पादन हिमाचल प्रदेश में चंबा में ही होता है। उसके अलावा जैसा कि पहले वीडियो में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि हिमाचल प्रदेश का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा मत्स्य प्रजनन केंद्र दोस्तों बिलासपुर के देवली में है। अंगोरा खरगोश प्रजनन केंद्र दोस्तों हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा के कंदवाणी में है और मंडी के नंगवाई में है। तो ये सवाल भी आपसे परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो देखते हैं दोस्तों आज का अगला सवाल। हिमाचल प्रदेश के किस व्यक्ति को पहला विक्टोरिया क्रॉस पुरस्कार प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए मेजर जनरल भंडारी राम, ऑप्शन बी जमादार लाला राम, ऑप्शन सी नायक कृपाराम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, जमादार लाला राम को हिमाचल प्रदेश का पहला विक्टोरिया क्रॉस पुरस्कार प्राप्त हुआ। हिमाचल प्रदेश में जो दोस्तों विक्टोरिया क्रॉस पुरस्कार प्राप्त हुए हैं वो सिर्फ 2 लोगों को हुए हैं। एक है जमादार लाला राम जिनको सबसे पहले विक्टोरिया क्रॉस पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1914 से लेकर 1918 तक जो पहला विश्व युद्ध होता है दोस्तों उसमें इनके बहादुरी के योगदान के लिए सेना में इनको ये पुरस्कार दिया गया। और भंडारी राम को जो विक्टोरिया क्रॉस पुरस्कार प्राप्त होता है दोस्तों तो 1939 से 1945 तक जो दूसरा विश्व युद्ध होता है उस विश्व युद्ध में, वर्ल्ड वॉर में बहादुरी के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया जाता है। दोस्तों ये जो विक्टोरिया क्रॉस पुरस्कार है ये ठीक उसी तरीके से दिया जाता है जैसे कि आज सेना में परमवीर चक्र दिया जाता है। सेना का जो सबसे बड़ा पुरस्कार दोस्तों परमवीर चक्र होता है। उसी प्रकार आज़ादी से पहले जब अंग्रेजों का शासन भारत में था तो उस समय सेना में जो सबसे बड़ा पुरस्कार यानी कि ब्रिटेन की सरकार जो देती है उस पुरस्कार नाम है दोस्तों विक्टोरिया क्रॉस पुरस्कार। तो देखते हैं दोस्तों आज का अगला सवाल। 1914-1915 में हुआ मंडी षड्यंत्र मुख्यतः किससे प्रभावित हुआ? ऑप्शन ए पझौता आंदोलन, ऑप्शन बी भटियात आंदोलन, ऑप्शन सी भाई दो नपाई दो, ऑप्शन डी गदर पार्टी। और इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन डी, गदर पार्टी से मंडी का जो षड्यंत्र मुख्यतः प्रभावित हुआ। दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना ने की है। तो ये सवाल भी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की? तो लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना ने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की। दोस्तों मंडी से जो गदर पार्टी के सदस्य या गदर पार्टी से जुड़ने वाले जो लोग थे वो थे दोस्तों, एक मंडी से जुड़ने वाले सदस्य थे हरदेव सिंह। इनका ही नाम बाद में इन्होंने अपना नाम जो जिस नाम से ये बाद में फेमस हुए वो है स्वामी कृष्णानंद। और इसके अलावा मंडी में एक और सदस्य हैं जो गदर पार्टी से जुड़े, उनका नाम है भाई हिरदाराम। तो ये सवाल भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों आप एक बात का ध्यान दीजिए कि जो सवाल हम आपसे डिस्कस करते हैं तो आप सवाल को पूरा याद रखिएगा। यूँ नहीं कि हमने जैसे आपको हम 10 सवाल यदि बताते हैं कि आप 10 सवालों को याद रखेंगे। जो भी सवाल हम आपको बताते हैं दोस्तों इन सवालों के परीक्षाओं में आने की संभावना बहुत अधिक है। पहले भी ये सवाल आ चुके हैं कई बार और आने वाली परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो आप हर एक सवाल को बहुत ध्यान से सुनिएगा।
आप चाहें तो अपने साथ एक नोटबुक और एक पेन रख सकते हैं, या आप चाहें तो वीडियो को बार बार देख सकते हैं। लेकिन आपसे ये रिक्वेस्ट है कि यदि आप वीडियोस देखते हैं, यदि आप पढ़ते हैं, तो आप ध्यान से पढ़िए, या आप वीडियोस को बार बार देखिए, आप पूरा देखिए दोस्तों। आप शौक से वीडियोस को देखिए, शौक से आप पढ़ाई कीजिए, क्योंकि यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप सीरियसली पढ़ाई कीजिए, क्योंकि पढ़ाई का या जो आप प्रिपरेशंस करते हैं इसका मूल मंत्र यही है कि एक भी दिन आपका बिना पढ़ाई के नहीं जाना चाहिए। यदि आप यूँ नहीं हो सकता कि आप 10 दिन आराम करें फिर 4 दिन पढ़ें, तो इस तरीके से आपकी प्रेपरेशंस दोस्तों अच्छे से नहीं होगी। तो आप यदि वीडियोस देखते हैं तो वीडियोस को पूरा देखें और उनको रुचि के साथ देखिए। तो आइए इस सवाल को थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। ये जो पझौता आंदोलन हुआ है, ये पझौता आंदोलन 1942 में यानी कि 1942 में सिरमौर रियासत में हुआ। और कई बार परीक्षाओं में सवाल यूं भी पूछा जाता है कि पझौता आंदोलन निम्नलिखित में से किस आंदोलन की एक शाखा थी। यदि इस तरीके से दोस्तों सवाल आपको परीक्षाओं में पूछा जाए तो ये जो पझौता आंदोलन है ये सविनय अवज्ञा आंदोलन की ही एक शाखा थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया एक आंदोलन है, जो महात्मा गांधी ने 1930 से शुरू किया और 1934 तक चला। या फिर आपको सवाल यूं भी पूछा जा सकता है कि भाई दो ना पाई दो ये नारा ये किसकी शाखा थी, तो ये भी सविनय अवज्ञा आंदोलन की ही शाखा थी। और कई लोग इसको भारत छोड़ो आंदोलन से जोड़ लेते हैं कि ये भारत छोड़ो आंदोलन की शाखा है, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। देखते हैं आज का अगला सवाल। बकलोह नामक सैनिक छावनी कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन ए शिमला, ऑप्शन बी पालमपुर, ऑप्शन सी चंबा, ऑप्शन डी कुल्लू। और इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन सी, चंबा में बकलोह नामक सैनिक छावनी है। हिमाचल प्रदेश में और भी सैनिक छावनियाँ हैं दोस्तों, जैसे चंबा डलहौजी में सैनिक छावनी है, सिरमौर के नाहन में है, सोलन के कसौली में है, सुबाथू में है, डगशाई में है, योल में है और जतोग में भी सैनिक छावनी है। तो इन्हें भी आपसे परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। अगला सवाल है दोस्तों कि चिनाब नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो जो दोस्तों जैसे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि चिनाब नदी का उद्गम स्थल, यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं इन ऑप्शंस में अवेलेबल है हमारे पास बारालाचा दर्रा। तो बारालाचा दर्रा ही चिनाब नदी का उद्गम स्थल है दोस्तों चिनाब नदी जो है, यदि आपने सोनी माहीवाल की कहानी सुनी हो तो सोनी माहीवाल की कहानी इसी चिनाब नदी के इर्द गिर्द घूमती है दोस्तों। ये सवाल भी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो आइए देखते हैं अगला सवाल दोस्तों। मोहम्मद गजनबी ने कांगड़ा का किला कब लूटा? ऑप्शन ए 1009 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1005 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1004 ईस्वी में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और इनमें से दोस्तों जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए 1009 ईस्वी में मोहम्मद गजनबी ने कांगड़ा का किला लूटा। दोस्तों मोहम्मद गजनबी ने भारत में 17 बार आक्रमण किया, 17 टाइम्स जो है मोहम्मद गजनबी ने भारत पे आक्रमण किया। और इनमें से जो सबसे फेमस या सबसे भयंकर लूटपाट इन्होंने जो मचाई मोहम्मद गजनबी ने, तो इसने सबसे भयंकर लूटपाट 1025 ईस्वी में इसने गुजरात में सोमनाथ के मंदिर को जो लूटा, इसमें इन्होंने सबसे भयंकर लूटपाट या सबसे कई बार ये सवाल भी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि मोहम्मद गजनबी ने सोमनाथ के मंदिर को कब लूटा। तो 1024 या 25 में जो है इन्होंने कांगड़ा के माफ़ कीजिएगा सोमनाथ के मंदिर को लूटा था, और कांगड़ा को इन्होंने 1009 ईस्वी में लूटा। मोहम्मद गजनबी ने भारत में सन 1001 से लेकर के 1027 तक ये इन्होंने भारत में कई बार 17 टाइम्स इन्होंने आक्रमण किए दोस्तों कांगड़ा पर और भी आक्रमण हुए हैं। जैसे 1337 ईस्वी में कांगड़ा पर मोहम्मद बिन तुगलक ने अटैक किया। उसके बाद दोस्तों 1365 में कांगड़ा पर फिरोज शाह तुगलक ने 1365 में कांगड़ा पर आक्रमण किया। दोस्तों फिरोज शाह तुगलक कांगड़ा में मंदिर है ज्वालामुखी मंदिर, उस मंदिर से ये 1300 किताबें जो है चुरा करके लेके गया था। तो ये सवाल भी परीक्षाओं में पूछा गया है। और कांगड़ा पर दोस्तों मुगलों ने भी मुगलों में से जो कांगड़ा पर आक्रमण किया गया मुगलों के द्वारा, उसमें से 1620 में जहांगीर ने कांगड़ा पर आक्रमण किया। तो एक और बात आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, मुगलों में जहांगीर ही एकमात्र ऐसा मुगल शासक था जिसने कांगड़ा के किले को जीता। कांगड़ा किले को जीतने वाला
एकमात्र मुगल शासक दोस्तों वो है जहांगीर, जिसने 1620 ईस्वी में कांगड़ा के किले को जीता था। ये सवाल परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। देखते हैं दोस्तों आज का अगला सवाल। चंबा शहर की नींव किसने रखी? ऑप्शन ए आदित्य वर्मन, ऑप्शन बी साहिल वर्मन, ऑप्शन सी मेरू वर्मन और ऑप्शन डी राजा चतर सिंह। तो दोस्तों इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी साहिल वर्मन ने कांगड़ा शहर की नींव रखी। दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए कि माफ कीजिए चंबा रियासत की नींव किसने रखी, चंबा रियासत की, तब आपके सवाल का जो जवाब होगा वो होगा मेरू वर्मन। लेकिन यदि सवाल पूछा जाए कि चंबा शहर की नींव किसने रखी, तब आपका जवाब होगा दोस्तों साहिल वर्मन। साहिल वर्मन ने चंबा शहर का नाम अपनी बेटी चंपावती के नाम से ही रख दिया था दोस्तों। ये सवाल भी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। और साहिल वर्मन के एक पुरोहित थे, उनका नाम है चरपटनाथ। इस सवाल को भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, चरपटनाथ। तो आप इन बातों का ध्यान रखिएगा। दोस्तों ये जो वर्मन वंश के जो राजा थे, ये चंबा रियासत में इन्होंने राज किया है। तो सबसे पहले वर्मन नाम जिस चंबा रियासत के जिस शासक ने अपनाया, उस राजा का नाम था आदित्य वर्मन। इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये जो राजा चतर सिंह है दोस्तों, इनके बारे में एक बात बहुत फेमस है कि एक बार औरंगजेब ने, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि औरंगजेब इस्लाम धर्म का बहुत ज़बरदस्त समर्थक था। तो औरंगजेब ने एक बार चंबा में जो जितने भी हिंदू मंदिर हैं उनको तोड़ने का इसने एक बार आदेश दे दिया। लेकिन राजा चतर सिंह ने इसके विपरीत उन्होंने हिंदू मंदिरों को संरक्षण देना शुरू कर दिया। तो ये बात इनकी ये सवाल भी आपको परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। देखते हैं दोस्तों आज का अगला सवाल। महाभारत में कांगड़ा राज्य का किस नाम से उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए कुलुत, ऑप्शन बी कीरग्राम, ऑप्शन सी त्रिगर्त, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और इस सवाल का जो सही ऑप्शन है दोस्तों, सही जवाब जो इस सवाल का है वो है ऑप्शन सी, त्रिगर्त नाम से महाभारत में कांगड़ा राज्य का उल्लेख मिलता है। दोस्तों त्रिगर्त राज्य या त्रिगर्त रियासत की जो स्थापना की है दोस्तों, वो की है सुशर्मा चंद ने। कांगड़ा के राजा सुशर्मा चंद ने त्रिगर्त रियासत की स्थापना की। और सुशर्मा चंद ने ही कांगड़ा किला जो है, कांगड़ा में जो कांगड़ा किला है, इसका निर्माण भी सुशर्मा चंद ने ही किया है। और कांगड़ा किले का जो पुराना नाम है दोस्तों वो है नगरकोट। नगरकोट या फिर कांगड़ा किले का पुराना नाम जो है दोस्तों वो भीमकोट भी है। ये सवाल भी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि भीमकोट किसका पुराना नाम है। तो भीमकोट जो है दोस्तों कांगड़ा किले का पुराना नाम है, भीम के नाम से है ये। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। त्रिगर्त रियासत जो है हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी रियासत थी। और इस त्रिगर्त रियासत में जिन राजाओं ने शासन किया, उन राजाओं के जो वो कटोच वंश के राजा थे दोस्तों। कटोच वंश ने कांगड़ा पर राज किया है। कांगड़ा, हमीरपुर, इन रियासतों में कटोच वंश के राजाओं ने शासन किया। आप एक बात का ध्यान रखें दोस्तों कि कटोच वंश का जो पहला राजा था, उस राजा का नाम था भूमाचंद। तो यदि आपको सवाल पूछा जाए परीक्षाओं में कि कांगड़ा या त्रिगर्त रियासत की स्थापना किसने की और भूमाचंद या भूमिचंद या यदि ऑप्शन में है, तो आपका जवाब भूमिचंद ही होगा, भूमाचंद ही होगा। लेकिन भूमाचंद ऑप्शन में नहीं है, आपका ऑप्शन में सुशर्मा चंद है, तो आपके जवाब होगा सुशर्मा चंद। हालांकि दोस्तों कटोच वंश का 234वां यानी कि 234th राजा जो है, वो राजा आपके कांगड़ा रियासत, त्रिगर्त रियासत के जो संस्थापक सुशर्मा चंद कटोच वंश के 234वें राजा थे। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और ये जो कुल्लुत रियासत है दोस्तों, त्रिगर्त रियासत के बाद दूसरी सबसे पुरानी रियासत हिमाचल प्रदेश की, उस रियासत का नाम है कुल्लुत रियासत। और कीरग्राम दोस्तों ये बैजनाथ का पुराना नाम है। बैजनाथ का पुराना नाम कीरग्राम है। परीक्षाओं में सवाल कई बार पूछा जा चुका है। तो देखते हैं आज का अगला सवाल दोस्तों।
कमलाहगढ़ किले का निर्माण किसने किया? ऑप्शन ए सुशर्मा चंद ने, ऑप्शन बी सूरज सेन ने, ऑप्शन सी सिद्ध सेन ने, ऑप्शन डी लक्ष्मण सेन ने। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है सूरज सेन ने कमलाहगढ़ किले का निर्माण किया मंडी में, और सूरज सेन ने दमदमा महल का भी निर्माण किया है। इस सवाल को भी पूछा जा सकता है दोस्तों। इसके अलावा सूरज सेन के सभी पुत्रों की मृत्यु इनके जीवन काल में ही हो जाती है, और सूरज सेन दोस्तों अपना उत्तराधिकारी माधव राय को बना देते हैं। अपना राजपाट जो है सूरज सेन माधव राय को सौंप देते हैं। ठीक ऐसे ही कुल्लू रियासत में एक राजा होते हैं जगत सिंह। तो जगत सिंह दोस्तों अपना राजपाट जो है वो रघुनाथ को सौंपते हैं। ये दोनों सवाल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। हालांकि मंडी की जो शिवरात्रि है, इस शिवरात्रि की शुरुआत राजा अजबर सेन ने की है। ये शिवरात्रि की शुरुआत राजा अजबर सेन ने 1526 या 1527 के आसपास इन्होंने मंडी की शिवरात्रि की शुरुआत की। लेकिन दोस्तों मंडी की शिवरात्रि का जो मुख्य आकर्षण है वो है देवताओं की जलेब या देवताओं की जो झांकी या जो रथ यात्रा निकाली जाती है। वो रथ यात्रा जो शुरू की है वो राजा सूरज सेन ने ही शुरू की है, जिस रथ यात्रा में सबसे आगे माधव राय ही चलते हैं। इसे हम माधव राय की जलेब भी कहते हैं। ठीक ऐसे ही कुल्लू में जब दशहरा मनाया जाता है दोस्तों, उस दशहरे में देवताओं की जो जलेब निकाली जाती है, उसमें देवताओं की जलेब में सबसे आगे जो रहती हैं वो है हडिम्बा। दोस्तों ऑप्शन डी, ये जो लक्ष्मण सेन है ये सुकेत रियासत के दोस्तों अंतिम शासक हैं। ये सवाल भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं आज का अगला सवाल। शोभा सिंह आर्ट गैलरी कहाँ पे है? ऑप्शन ए अंद्रेटा, ऑप्शन बी पालमपुर, ऑप्शन सी धर्मशाला, ऑप्शन डी कांगड़ा। और इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन ए अंद्रेटा। तो दोस्तों अंद्रेटा में ये जो शोभा सिंह आर्ट गैलरी है इसको स्थापित किया है नोहरा रिचर्ड ने, जिसके बारे में हमने इसी वीडियो में पढ़ा कि उन्होंने एक बुक लिखी है कंट्री लाइफ, जो कि नोहरा रिचर्ड जो खुद आयरलैंड की रहने वाली हैं। उसके अलावा दोस्तों पालमपुर में कृषि विश्वविद्यालय है, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है पालमपुर में। तो ये कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना दोस्तों 1978 में 1978 में की गई। कांगड़ा में एक और कॉलेज भी हैं दोस्तों, आयुर्वेदिक कॉलेज है कांगड़ा के पपरोला में। तो ये सवाल भी आपको सब परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि कांगड़ा में जो आयुर्वेदिक कॉलेज है तो वो कौन सी जगह पे है। तो वो जो कांगड़ा में आयुर्वेदिक कॉलेज है दोस्तों ये पपरोला में है, कांगड़ा के पपरोला में, और इसकी स्थापना भी 1978 में ही की गई है। धर्मशाला में दोस्तों एक झील है, इस झील का नाम है डल लेक। ये हिमाचल प्रदेश की यदि डल लेक आपको पूछा जाए तो आप धर्मशाला, उसका सही जवाब होगा धर्मशाला। लेकिन यदि भारत की डल लेक पूछा जाए तो भारत की डल लेक जो दोस्तों ये कश्मीर में है। दोस्तों इस सवाल में एक बार इस सवाल को देख लीजिए कि शोभा सिंह आर्ट गैलरी कहाँ है। हालांकि ये जो तीनों आपको ऑप्शंस दिए गए हैं ये तीनों ऑप्शन जिला कांगड़ा में ही है, और चौथा ऑप्शन है कांगड़ा। इस तरीके का यदि आपको सवाल पूछा जाता है एग्जाम में तो जहाँ पे जो चीज़ है, मतलब कि शोभा सिंह आर्ट गैलरी कांगड़ा जिला कांगड़ा के अंद्रेटा में है तो अंद्रेटा ही उसका सही जवाब होगा। यदि आपको पूछा जाए कि डल झील कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन ए धर्मशाला, ऑप्शन बी कांगड़ा, तो उसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा धर्मशाला, क्योंकि इस तरीके का सवाल परीक्षाओं में पहले भी पूछा जा चुके हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो शोभा सिंह आर्ट गैलरी में जो सरदार शोभा सिंह के द्वारा बनाए गए कुछ चित्र हैं, और उनके चित्रों में जो बहुत फेमस जो उनकी विशेषताएं हैं दोस्तों, जैसे सिख गुरुओं के चित्र वो बनाया करते थे, और खासकर उनके सिख गुरुओं में भी उनके जो चित्र होते थे वो सिखों के पहले गुरु नानक देव और सिखों के अंतिम गुरु गोविंद सिंह पर उन्होंने खासकर चित्र बनाए हैं। उसके बाद कांगड़ा वधू काफ़ी फेमस चित्रकारी है उनकी, चंबा की जो गद्दड़ है वो उनकी काफ़ी फेमस चित्रकारी है। सोनी माहीवाल या फिर हीर रांझा भी उनकी चित्रकारियों में इनका भी काफ़ी अहम स्थान है। और जैसे मैंने पहले आपको बताया, ये आप पीछे देख सकते हैं ये चिनाब नदी है, इसी नदी में डूब करके ये सोनी माहीवाल ने अपनी जीवन की जो लीला है वो समाप्त कर दी थी दोस्तों।
और जो राष्ट्रवादी नेता है या क्रांतिकारी नेता है जैसे भगत सिंह है, महात्मा गांधी है, इनकी भी इन्होंने जो चित्रकारी शोभा सिंह आर्ट गैलरी में रखी गई हैं, जो कि सरदार शोभा सिंह ने बनाई हुई है। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका दोस्तों बेनिफिट मिल सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आपसे हम यूं ही मिलते रहेंगे अगले वीडियोज़ में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय हिमाचल।